Good morning. Hi, good morning, Ravi. How are you? Yeah, I'm fine. So are we trying that out? The live part? Sorry, Are we trying the live part? I spoke to Rishi. He said that we'll try out the live part before we we start are live recording. on Zoom. Okay, on YouTube. Are we trying that out? We are going live on YouTube Live as well. part? Are we trying the live part? I spoke to Rishi. He said that we'll try out the live part. Okay. So that means it's working well. Anas, could you confirm if Rishit is going to join today? Yeah, hi. Hi, Ravi. Hi, Uncle Ma'am. How are you? Hello, Rishit. This is Anas. So, ma'am, we can start. Basically, we are Hi, live. Anas. Have you made me the host? Yeah, we are live on YouTube. We can start.
Hi, good morning. I think so. It's good to start. So without any further delay, we are just a minute, turning in 10:30. So let's start on time. Thank you, Anas, for the coordination, and thank you, Ankurji, for being here for today's session. I would like to invite you, and let's start the session. Yeah, sure. Thank you, sir. Just give me a moment, sir. Just a moment. Sure. Hi. Good morning, Rajesh. Good to go? Yes, Yeah. good to go. Can we start? Thank you. Good morning, everybody. मैं आशा करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो और आप इससे बहुत सारे टेकअवेज लेके अपने करियर को बनाने में आप बच्चों को बहुत हेल्प मिले। आप सबके पास हमारे काउंसलर्स आए थे और उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने आके बहुत सारे स्कूल्स में हम काउंसलर्स ने आके आपकी कुछ वर्कशॉप्स ली थी। आपका एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी हुआ था और आपके असेसमेंट के अनुरूप आज हम आपसे Ankur ma'am, I'm there is some sorry. confusion. Yeah. Thank you for Rashid for please. Ankur ma'am, can you Yeah. hear me? Yes. Yeah. So we haven't made any visit or any psychometric assessment in the state, Abhi. Okay, it is just So, from the yeah. government side that we are just putting up a awareness workshop. Yes, ma'am, like the last time. All right. Okay. All right. Please continue, ma'am. Thank you. Sure. Thank you, Rashid. तो थैंक यू। सॉरी, हम अभी आपके पास आएंगे। तो आज आपकी एक करियर अवेयरनेस वर्कशॉप है जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं कि आज करियर क्या होता है। तो यहाँ का पहला एक आपको पता चलेगा कि करियर के बारे में आपसे कोई बात करने आए कि बहुत बड़े लोग बात करते हैं करियर बनाना है, पर ये करियर होता क्या है? तो ये करियर एक शब्द है जो जादू की छड़ी है। इसका मतलब क्या होता है? अपने सपनों की उड़ान पूरी करना। तो करियर का मतलब क्या है कि आज से जो बच्चे 9वीं में हैं, 10वीं में हैं, 11वीं में हैं और 12वीं में हैं, वो आज से 5 साल 10 साल बाद प्रॉब्ली अपनी ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। ग्रेजुएशन करके कुछ बच्चों ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली होगी। उसके बाद वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो कैसा दफ्तर में बैठना चाहते हैं, वो खुद कोई कंपनी रन करना चाहते हैं या वो कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं, वो प्रॉपर पढ़ाई करके प्रोफेशनल डिग्री लेके काम करना चाहते हैं, वोकेशनल यानी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेके काम करना चाहते हैं, कोई वकील बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। उसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं हमें कुछ नया करना है। तो बच्चों, आज हम आपके सामने एक छड़ी देंगे जिससे आप 550 तरह के करियर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 15,000 से अधिक कॉलेजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये पूरे भारत देश में कॉलेज स्थित है। अगर आप चाहते हैं कि केवल आप अपने स्टेट के आसपास, आपके जहां शहर है उसके आसपास कॉलेज देखना चाहते हैं, तो वो भी आप सर्च ऑप्शन जाके देख पाएंगे और आप 15,000 तरह के विभिन्न कॉलेज, विभिन्न तरह के कोर्सेज, विभिन्न तरह के करियर, विभिन्न तरह के स्कॉलरशिप एग्जाम। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा महंगे कॉलेजों की फीस पे कर सके, तो कई बच्चों को छात्रवृत्ति चाहिए रहती है। ये छात्रवृत्ति पाने के लिए कुछ हमें ऑप्शंस होते हैं, कुछ हमारे टेस्ट होते हैं, कुछ हमारी रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज की जो हमें फुलफिल करनी होती है। जैसे अभी एक बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप चल रही है पर उसमें आपको 12वीं में 80% अंक चाहिए, तो आप उतने अंक से उत्तीर्ण होते हैं तो आप वो स्कॉलरशिप के हकदार भी होते हैं। कुछ स्कॉलरशिप होती है आपकी फाइनेंशियल स्थितियों को देख के, तो वो कैसे स्कॉलरशिप मिलती है, कौन सी क्लास में मिलेगी, कितने बच्चों को मिल पाएगी, उसके एंट्रेंस एग्जाम कब है।
और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम कब है, यानी कि कॉलेज के अंदर भी आजकल आप अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे और आप अगर विभिन्न प्रकार के कॉलेजों की स्टडी करेंगे, तो पहले क्या होता था बच्चों कि कॉलेज में प्रवेश के लिए आपके 12वीं के अंक देखे जाते थे कि 12वीं में इतने अंक आए हैं, इतने प्रतिशत, तो अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, कॉमर्स लेनी है या ह्यूमैनिटीज लेनी है, उसके अनुरूप आपको अगर ज्यादा अंक आए हैं तो साइंस ले लो, कम आए हैं तो कॉमर्स, उससे कम आए हैं तो ह्यूमैनिटीज। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम ये समझ चुके हैं कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज तीनों ही एक जो ट्राई व्हील है उसके पहिए हैं और तीनों एक समान है। कोई भी एक क्षेत्र के बिना दूसरा क्षेत्र अधूरा है। जैसे कि आप तकनीक का क्षेत्र लीजिए, अगर हमें एक गाड़ी डिजाइन करनी है तो एक साइंटिस्ट भी चाहिए, एक साइंस वाला जो रिसर्च कर सके और उसको फिजिक्स केमिस्ट्री के लॉज लगा के टायर्स को बना सके, पूरी गाड़ी को बना सके, जिससे गाड़ी आपकी चलने के लायक। एक डिजाइनर चाहिए जो गाड़ी के अंदर की डिजाइनिंग कर सके, जिसमें लेग स्पेस कितना होगा, कैसे व्हील बनेगा, कैसे अच्छे से उसमें एसी फिट होंगे, कैसे पूरी गाड़ी के अंदर की डिजाइनिंग होगी, क्या फर्निशिंग एंड उसका क्या फैब्रिकेशन होगा, वो हमें डिजाइनर चाहिए। और कॉमर्स वाला भी चाहिए जो गाड़ी को बेच सके, उस गाड़ी की जितनी खासियत है वो लोगों को बता के उस गाड़ी के एड कैंपेन कैसे होंगे, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे होगी, इस गाड़ी को बेच सके। तो इस तरह से हर क्षेत्र में साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज इक्वल रोल अदा करते हैं। कोई भी स्ट्रीम छोटी बड़ी ऊंची नीची नहीं है। आपके शौक, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि आप अपने आप को पहचानिए कि आपके शौक क्या है, आपकी रुचियां क्या हैं, आप जीवन का आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं, आपके जीवन के मूल्य क्या है, आधार क्या है, और आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, और उसी के अनुरूप आपको अपना करियर दिखना चाहिए। और करियर के अनुरूप आपको अपना कॉलेज चुनना पड़ेगा। उस कॉलेज में जाने के लिए क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और कितने नंबर लाने पड़ेंगे, ये आपको उल्टी गिनती करनी है। यानी पहले अपना करियर देखिए, उसके अनुरूप कॉलेज, कॉलेज के अनुरूप उनके एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स, तिथियां, स्कॉलरशिप्स, उसके अनुरूप 12वीं में कितने अंक लाने हैं और क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके अनुरूप 10वीं के बाद 11वीं में वही सब्जेक्ट हमें लेने पड़ेंगे। तो अगर आप इस दिशा से चलेंगे तो आप निश्चिंत रूप से अपना करियर बना पाएंगे। नहीं तो अगर आपने सीधी अगर चढ़नी सीढ़ी शुरू कर दी तो आप 11वीं में अपने चाचा जी, मामा जी, अंकल जी और अपने प्रोबेबली पाताजी, पिताजी और आप खुद, आपको जो लगता है कि शायद ये फील अच्छा है क्योंकि मेरे अंकल बहुत पैसा कमा रहे हैं, मैं ये ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, तो हो सकता है वो आपके लिए नहीं हो। पर आप वो 11वीं 12वीं में पढ़ लें, क्योंकि आपने वो पढ़ ही लिया है, आप वैसे ही कॉलेज दाखिला ले लें। आपने कोई नया कोर्स की छानबीन नहीं करी कि वो आपके अनुरूप है या नहीं है, और आप पहुंच गए ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन के बाद आप चाहते हैं अपनी स्ट्रीम बदलना, बट क्योंकि आप इतने साल खराब कर चुके, इतना पैसा खराब कर चुके, इसलिए बहुत बच्चे ताकत नहीं ला पाते। जैसे हमने धोनी पिक्चर में देखा था, MS धोनी में, वो एक रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं, उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं, बट उनका मन क्रिकेटर बनने का होता है। उनके लिए बहुत मुश्किल होती है कि वो उस नौकरी को, जो एक प्रॉपर गवर्नमेंट नौकरी है, उसको छोड़ के क्रिकेट की लाइन में आएंगे। क्या पता उसमें अच्छे बन पाते, नहीं बन पाते। वो तो वो धोनी थे इसलिए बन गए। हर बच्चा तो नहीं बन पाता, माता पिता यही बोलेंगे आपको। पर कई बच्चे इस तरह धोनी बनने से रह जाते हैं क्योंकि वो ये डर जाते हैं सोच के कि क्या पता मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा या नहीं। तो इसलिए अगर आप शुरुआत से अपने करियर को देख के सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे तो आप कम से कम ये तो खुश होंगे कि जो मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मेरे अनुरूप कर रही हूँ और मैं इसमें पक्का सक्सेस हासिल करूंगी, क्योंकि ये आपके मन की रुचि, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपको पढ़ाई एक बोझ लगेगी कि मुझे स्कूल जाना है क्योंकि माता पिता बोल रहे हैं, नहीं, आप सोचेंगे मुझे जाना है स्कूल क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मुझे मेरे करियर बनाने में काम आएगा,
इसलिए आपकी रुचि स्कूल जाने में बहुत ज्यादा होगी और आपको एक दिशा मिलेगी, आपको एक लक्ष्य मिलेगा पढ़ने का, स्कूल जाने का। इसीलिए करियर के बारे में सोचना, समझना और जानना बहुत जरूरी है। हमने पिछली बार बात करी थी करियर्स इन साइंस के बारे में, यानी साइंस में क्या क्या करियर आप देख सकते हैं। अब की बार जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे करियर्स इन कॉमर्स की। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप अब मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो आज हम यूपी पंख पोर्टल, जैसा कि इसका नाम है, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया कि ये आपके लिए आपके पंख खोलेगी और आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगी। तो आज हम यूपी पंख पोर्टल के द्वारा स्टडी करेंगे करियर्स इन कॉमर्स। इसके बारे में एक डीपर जानकारी प्राप्त करेंगे। अब ये देखिए क्या लिखा है कि क्या बैंकिंग और फाइनेंस और इंश्योरेंस आगे आने वाले वक्त में बहुत अच्छे वर्क स्पेस में एस्टैब्लिश होंगे, बहुत ज्यादा इन क्षेत्रों में हमें नौकरियां मिलेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगे और पैसा कमाया जा सकता है। और फिनटेक यानी फाइनेंशियल कंपनियां जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे चलती हैं, जैसे कि पेटीएम, फोन पे। आज से 4 साल पहले हम में से हार्डली कुछ लोग पेटीएम और फोन पे इस्तेमाल करते थे, पर हमारे भारत देश में क्या पूरे वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशनाइजेशन हुआ, हमारे पूरा रेवोल्यूशन आ गया, जहां हमने रेवोल्यूशनाइजिंग करके हमारी फाइनेंस की स्पेस में एक अलग तरह का चेंज आया। क्योंकि कोरोना के वक्त लोग नोट नहीं छूना चाहते थे, तो सब कुछ हम डिजिटल पे आ गए। हर व्यक्ति ने अपने डिजिटल अकाउंट खुलवा लिए, फोन पे डाउनलोड कर लिया और फोन पे से ही पेमेंट रिसीव और गिविंग होने लग गए। इस तरह से एक रेवोल्यूशन आया इस फाइनेंशियल स्पेस में। तो अब देखिए कॉमर्स कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। जब हम बोलते हैं डिजिटलाइजेशन, यही सही अर्थ में डिजिटलाइजेशन है, जहां पे हम किस तरीके से चेंज ला रहे हैं हमारे पुराने क्षेत्रों में, जहां पे पहले कॉमर्स केवल, या हम कॉमर्स के क्षेत्र देखते थे कैसे मनी का एक्सचेंज होता है, पर यहाँ पे अब टोटल चीजें डिजिटल के द्वारा हुई जा रही। अब सब यहाँ पर हमारे कॉमर्स में क्षेत्र में बच्चों को मन में आता है कि मैं कॉमर्स विद मैथ्स लूं या विदाउट मैथ्स। तो ये हम पहले पढ़ रहे हैं वो टॉपिक्स या वो करियर जो कॉमर्स, अगर आपने विद मैथ्स ली है। देखिए अगर आपने कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लिया है, जैसे आपने 11वीं 12वीं में कॉमर्स आपने मैथ्स ली है, तो उसके साथ आपके कुछ क्षेत्र और ओपन हो जाएंगे। अगर आपने मैथ्स नहीं ली है तो आप केवल वही क्षेत्र कर पाएंगे जिसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट अनिवार्य नहीं हो उस कॉलेज में दाखिले के लिए। जैसे कि अगर आप कॉलेज की बात करते हैं NMIMS मुंबई में, तो वहां पे मैथ्स जरूरी है अगर आपको 12वीं के बाद एडमिशन लेना है तो। पर अगर आप बाकी कुछ कॉलेज में आते हैं वहां जरूरी नहीं है। तो ये जरूरी है कि अगर आप समझ जाएं कि आपको जरूरी अगर उस कॉलेज में जाने के लिए मैथ्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। इससे रिलेटेड करियर्स एक्चुअरी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, काफी सारे करियर्स स्थित हैं। ये हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअरी के बारे में। एक्चुअरी रिलेटिवली एक नया करियर है, हालांकि इसे शुरुआत हुए काफी टाइम हो गया है, बट स्टिल अभी भी एक्चुअरीज की बात करें तो बहुत कम एक्चुअरीज ऑल अक्रॉस हमारे जो इंडिया में, वर्ल्ड में जो हमारे एक्चुअरीज बनते हैं हर साल, वो काफी कम है। आप देखिए कि एक्चुअल में अगर हम बात करें तो एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आप एसोसिएट ऑफ फेलोशिप भी ले लेते हैं, तब भी आपका एक्चुअरीज के अंदर केवल बहुत कुछ गिनती चुनती के बच्चे ही एक्चुअरीज का टोटल कोर्स करके उनके फेलो बन पाते। अब एक्चुअरीज होता क्या है? एक्चुअलीज होता है जहाँ इंश्योरेंस सेक्टर में आप कुछ प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जिससे कि पता चल सके कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी, दोनों तरफ से पता चल सके कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी चाहिए, और इंश्योरेंस वाले को पता चल सके भाई मेरा ज्यादा पैसा भी करती हो कि कैसा पॉलिसी डिजाइन करी जाए कि लोगों को फायदा तो हो, लोग खरीदे, बट ऐसा नहीं हो कि मेरी तो इंश्योरेंस कंपनी खत्म हो जाए, मुझे इतना पैसा हर सेक्टर में देना पड़े।
तो ये प्रिंसिपल्स यूज करते हैं मैथ्स के, स्टैटिस्टिक्स के, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, और स्टडी करते हैं उस भविष्य के बारे में जो अनसर्टन है, और ये इंश्योरेंस और पेंशन प्रोग्राम में कैसे इसका इफेक्ट आएगा। अब क्योंकि इसमें नंबर्स का गेम है, इसलिए मैथ्स जरूरी है, स्टैटिस्टिक्स जरूरी है, बिजनेस मैनेजमेंट जरूरी है। और अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है 11वीं 12वीं में, तो आप कॉमर्स के क्षेत्र में एक्चुअली चुन सकते हैं। इसमें बहुत हाई पेइंग जॉब्स मिलते हैं। और आप अगर ACET यानी एक्चुअलीज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं, तो आप IAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअलीज ऑफ इंडिया के एक मेंबर बन जाते हैं। और 15 सब्जेक्ट्स आपको पास करने होते हैं 4 स्टेजेस में। 2 स्टेज के बाद आप एसोसिएट एक्चुअली मेंबर बन जाते हैं, और 4 स्टेज के बाद आप फेलो एक्चुअली मेंबर बन जाते हैं। और आप बहुत सारे कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग में फिर हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे आप इन तरह के इंश्योरेंस प्रोग्राम में हेल्प कर सकते हैं। एक्चुअली इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? इंश्योरेंस कंपनियां, प्राइवेट एंड पब्लिक, लाइफ और जनरल, फर्म ऑफ कंसल्टिंग एक्चुअरीज के आप मेंबर बन जाते हैं, तो वहां से आपको लगातार कुछ ना कुछ तरह के जॉब्स आते रहते हैं। अथॉरिटीज लाइक IRDA, PFRDA एंड TAC, ये अथॉरिटीज भी आपको यूज करती है क्योंकि आपके पास नॉलेज होती है अबाउट दैट अनसर्टेन फ्यूचर। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज की कैसे एसेट्स की मैनेज किया जाए कि वो हमारे लायबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो, और एसेट लायबिलिटी प्रॉपर करी जा सके मेंटेन। लार्ज बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स लाइक वर्ल्ड बैंक को भी जरूरत पड़ती है। कोई भी बैंक हो या इंश्योरेंस कंपनी है, उनको नंबर्स का ही गेम होता है। तो अगर आप नंबर में माहिर हैं और आप उन नंबर्स के बेसिस पे कुछ फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनियां हायर करना चाहेंगी। एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट BPO कंपनीज, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलप करती है और आपको नॉलेज है उसके बारे में, तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं सॉफ्टवेयर आगे बढ़ाने में। और इंश्योरेंस मैनेजमेंट कंपनीज, ये इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। So actuaries is one of the brightest thing what you can do in the field of commerce. कॉमर्स के क्षेत्र में मैथ्स के साथ एक्चुअरीज एक बहुत ब्राइट करियर। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होता है? जब आप बात करते हैं, हम बहुत बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं CA बनना है, CA बनना है। तो ये CA होता क्या है? CA होता है जब हम बात करते हैं एक प्रॉपर एक हमारी इसकी स्टडी होती है। पहले हमारी जो स्टडी होती थी CA की, वो हम एक अगर 12th के बाद एक हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है, हम फाउंडेशन कोर्स से CA का कोर्स कर सकते हैं, यानी 12वीं के बाद सीधे हम फाउंडेशन कोर्स लेके CA के अंदर एंट्रेंस ले सकते हैं, या फिर हम आगे कॉलेज के बाद भी हम CA के कोर्स पे एंटर कर सकते हैं। उसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि यहाँ 12वीं के बाद कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ही CA के लिए कोर्स के अंदर आप एंट्रेंस कर रहे हैं। बट एक चीज ध्यान रहे कि 4 से 5 साल लगेंगे, बट एक बार आपने अगर प्रवेश ले लिया 12वीं के बाद, तो आपके लिए आगे की क्षेत्र बहुत ईजी हो जाता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम होता है कि आप जाके कंपनीज में ऑडिट का काम देखते हैं। आपकी अपनी फर्म भी हो सकती है, हाँ, कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके अंडर काम कर सकते हैं, और आप बैंक्स में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में ऑडिट करते हैं, तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है। और 3 साल का ये सर्टिफिकेशन कोर्स, आर्टिकलशिप का कोर्स होता है। उसके बाद आप CA फाइनल एग्जाम में बैठते हैं। और कहाँ का रिक्वायरमेंट होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की? बैंक्स में, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में, ऑडिटिंग फर्म, फाइनेंस की कंपनियां, इन्वेस्टमेंट हाउसेस, आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और लीगल फर्म्स में जा सकते हैं। और ये करने से आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर बन जाते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, अब अगर आप बात करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट की, जैसे कि नाम ही सुझाता है कि जब आपको देखिए कॉमर्स के सब क्षेत्रों में नंबर्स का खेल है, तो अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन ऐसे खुल जाते हैं जिसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे एक डॉक्टर है, आज आपको पता है डॉक्टर के अंदर एक ऑर्थोपेडिक अलग होगा जो हड्डियां देखता है, एक डेंटिस्ट अलग होगा जो दांतों का डॉक्टर है, एक आईज का डॉक्टर ऑप्थेमोलॉजिस्ट अलग होगा, एक किडनी स्पेशलिस्ट अलग होगा, न्यूरो होगा, नेफ्रो होगा। सो जैसे हर पार्ट के लिए अलग डॉक्टर होता है, वैसे ही हर अकाउंटेंसी के लिए अलग तरह का कोर्स होता है।
अगर आपको कॉस्ट मैनेजमेंट का शौक है कि कोई भी जब किसी क्षेत्र में आप जाके कोई प्रोडक्ट की या कोई सर्विस की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए और उसको कैसे मैनेज किया जाए जिससे कॉस्ट कम लगे और हमारा मुनाफा ज्यादा हो सके, तो अगर आपको CMA का आप कोर्स करते हैं तो आप कॉस्ट मैनेजमेंट में यानी कि कोई भी क्षेत्र में कॉस्ट इन्वॉल्व चीजों के बारे में जानकारी आप निकाल सकते हैं। इसमें कॉस्टिंग हो गई, प्राइसिंग हो गई गुड्स की या सर्विस की, उसका वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेशन हो गया कि कॉस्ट रिकॉर्ड आपने कैसे वेरीफाई किया कि कितना पैसा लगा था, कितना टैक्स लगा था। उस तरह से आप कॉस्ट मैनेजमेंट में आपको हेल्प कर सकता है। और ये आपको अगर आप करेंगे तो इस नाम सुझाते हैं, मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन एंड असेसमेंट ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेट करते हैं और असेस करते हैं कि कॉस्ट और एक्सपेंस कितनी लगी परचेज में या प्रोड्यूस करने में कुछ चीज को, जिससे कि वो कम से कम लगे और आप मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमा सके। इसके प्रोस्पेक्ट्स यहाँ है ओन प्रैक्टिस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कॉस्ट रिकॉर्ड मैनेजमेंट में आप अपना काम कर सकते हैं। और ICMAI यानी इंस्टीट्यूट एंड ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के आप मेंबर जब बन पाते हैं। इसमें भी 3 लेवल का फाउंडेशन कोर्स है और सेकेंड लेवल के बाद आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे आ जाते हैं। उसके बाद 15 महीने की ट्रेनिंग होती है और फिर आप फाइनल्स के एग्जाम अपियर करते हैं और उसके बाद आप रजिस्टर्ड CMA बन जाते हैं यानी रजिस्टर्ड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, अब देखिए अगेन मैथ हम यूज कर रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, जहां पर हम हर कंपनी में सेक्रेटरी का काम क्या होता है, कंपनी को अवगत कराना या किसी इंसान को अवगत कराना कि आपका स्केड्यूल क्या है। कंपनी सेक्रेटरी क्या होगा, जो कंपनी को अवगत कराए कि कंपनी के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है और कंपनी को कैसे ऑपरेट करना है, यानी कि एक काइंड ऑफ लीगल एडवाइजर टू द कंपनी, जिससे कंपनी अपनी दिशा में ही चलती रहे और दिशा भ्रमित होके कहीं कोई गलत डिसीजन ना ले। इसलिए कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कि अपनी कंपनी को एक दिशा देना, एक लीगल एक्सपर्टीज देना कि भाई आज उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये इन हाउस लीगल एक्सपर्ट होते हैं और ये कंप्लायंस करते हैं सारे रूल्स रेगुलेशंस का जो कंपनीज एक्ट के अधीन बने हैं या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर बने हुए हैं। और ये कॉर्पोरेट लॉज, सिक्योरिटी लॉज, कैपिटल मार्केट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सभी चीजों के अंदर एक्सपर्ट होते हैं कि कॉर्पोरेट में कैसे लॉज अप्लाई होंगे। ये चीफ एडवाइजर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और बेस्ट प्रैक्टिस देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरह से हो सकता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफ द कंपनी के। और उनके प्रोस्पेक्ट क्या है, कंपनीज में पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ INR 5 करोड़ वो इसमें काम कर सकते हैं। जहां भी कंपनीज में शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर होता है वहां पे कंपल्सरी रूप से हमें ये चाहिए होता है। और कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कैपिटल मार्केट में, इन्वेस्टर रिलेशंस में अपनी ओन प्रैक्टिस ये शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर आप ICSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के मेंबर बन जाते हैं। और ये जो कोर्स है या 12वीं के बाद CS का एग्जाम दे सकते हैं, BCom के बाद भी आप एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देके कंपनी सेक्रेटरी का पार्ट बन सकते हैं। एग्जाम देने के बाद आपकी 15 महीने की फिर से ट्रेनिंग होती है और फिर आप एक CS बन जाते हैं यानी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया बन जाते हैं। इस पे छोटी सी मैं टिप देना चाहूंगी कि क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं तो अगर आप इसके साथ में LLB भी कर लेते हैं तो आपके जॉब को और पंख लग जाएंगे आप, क्योंकि आपको LLB किया हुआ है आपका और इसमें लीगल एक्सपर्ट की जरूरत है, तो आप पूरी तरह से इसको अच्छे से समझ पाएंगे और देख पाएंगे। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, अब चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर और फाइनेंसेस के ऊपर पूरा एनालिसिस यानी रिसर्च करते हैं। ये होते हैं जो लोग अपनी कंपनी में देखते हैं कि आज किस तरह से फाइनेंस की रिसर्च करते हैं कि कैसे फाइनेंस को ज्यादा से ज्यादा कंपनी में आ सके
और कैसे कम से कम हमारी कंपनी से आउटफ्लो हो सके। तो ये उस चीज की रिसर्च करते हैं। ये एक प्रोफेशन है जो CFA इंस्टीट्यूट करती है, ये वाला प्रोफेशन की डिग्री देती है, और ये इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को हेल्प करता है। इसकी जरूरत, क्योंकि अगेन इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस, तो बैंकिंग में, कॉर्पोरेट फाइनेंस में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में और वेल्थ प्लानिंग में ये काम आते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये रिसर्च कर रहे हैं चीजों की, इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करते हैं और वेल्थ प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं कि कैसे आपको अपनी आपकी प्लानिंग करें वेल्थ की, कि आपके वेल्थ के रिटर्न्स अच्छे से अच्छे आए और आप आगे तक एक स्टेबल पोजीशन में अपनी कंपनी को ले जा सके। इसके लिए भी आपको 3 एग्जाम देने पड़ते हैं 1 साल में, और 36 मंथ्स का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए बिफोर एग्जाम देने के पहले 36 महीने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आपको डिग्री मिल पाती है और आपको 3 एग्जाम 1 साल में देने पड़ते हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, अब ये एक यूएस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है, क्योंकि यूएस में इस कोर्स को बहुत काफी इंपॉर्टेंस मिलती है, और आफ्टर डूइंग दिस कोर्स आपके चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब एंड अ हाई पे, यानी आपको अच्छी नौकरी मिल जाती है और काफी अच्छी तनख्वाह मिल जाती है। इसलिए अगर आप अपने एक ये डिग्री सर्टिफिकेशन का कोर्स ऐड कर लेते हैं, तो आपके जो भी आपने डिग्री ली है उसमें काफी आपको सहायता मिलेगी। जैसे आपने कंपनी सेक्रेटरी के साथ LLB कर लिया, वैसे ही आपने जब ये फाइनेंशियल एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप ये यूएस प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेंगे तो आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी। अब यहाँ 2 तरह के कोर्सेज, एक है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ये यूएस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है, एंड चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर, ये यूके प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है। ये दोनों ही तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसमें अब आपके क्या क्या स्कोप है, आप सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट में काम कर सकते हैं, सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, अब आप क्योंकि इंटरनेशनली सर्टिफाइड है तो आप इंटरनेशनली रिसर्च करने के ऑप्शन को भी एक ऑप्शन अपना बना सकते हैं, जहां आप इंटरनेशनली रिसर्च कर रहे हैं कि कॉस्ट के फैक्टर्स पे कैसे कंपनीज काम करती है और कैसे कॉस्ट के फैक्टर पे कम से कम कॉस्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके और कंपनी पे प्रॉफिट बढ़ सके। So this is a very important add-on for जो बच्चे भी कॉस्ट में जाना चाहते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये सर्टिफिकेशन कोर्स हो जाता है। अब ये देखिए, ये अगेन एक सर्टिफाइड कोर्स है क्रिसिल का, क्रिसिल सर्टिफाइड एनालिस्ट प्रोग्राम, जिसे CCAP कहते हैं। तो क्रिसिल एक कंपनी है जो लोगों को सर्टिफाई करती है कि भाई आपने ये सर्टिफाइड एनालिस्ट प्रोग्राम रिसर्च की टीम में कर लिया है। ये 24 महीने का इंटर्नशिप वर्क कम स्टडी प्रोग्राम है, और इसमें आपको बहुत बेनिफिट इसलिए क्योंकि क्रिसिल से आपको नौकरी भी मिल जाती है क्रिसिल के अंडर ही, क्योंकि क्रिसिल अपने खुद को सर्टिफाइड लोगों को काफी एक ऊंचा क्षेत्र मतलब समझते हैं वो, कि हमारे क्योंकि हमसे इन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो इनकी कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है, तो उनको नौकरियां बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाती क्रिसिल के अंदर भी और क्रिसिल के बाहर भी, क्योंकि लोगों को लगता है क्रिसिल से अगर इन्होंने प्रोग्राम किया है तो इनके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर होंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, या तो आप ग्रेजुएट हो या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, कोई भी स्ट्रीम से 7% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, और कैंडिडेट्स को आप कैट या एक्सिट या क्रिसिल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे क्रिसिल से ही आपको जॉब मिल जाता है, तो मिनिमम सैलरी आपकी 6 लाख साल से शुरू होती है। तो दिस इज, इसके लिए आप क्रिसिल एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं, और आफ्टर कंप्लीटिंग आपकी पूरी प्रोफाइल की बिल्डिंग हो जाती है कि आप किस तरह से आगे काम करें। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, देखिए जब आप कोई भी कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं जिनको नंबर्स में इंटरेस्ट होता है ना, तो आज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगेन एक बड़ा बहुत फैंसी टर्म लगता है। हम कई बार सुनते हैं ये इन्वेस्टमेंट बैंकर, यानी हमें लगता है बड़ा बढ़िया पैसा कमा रहे होंगे, बड़ी अच्छे से इनकी प्लेसमेंट हो चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होता क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है मैनेजमेंट की, जहां पे आप लोगों के और कंपनियों के एसेट्स
यानी उनके पास क्या क्या चीजें हैं, सिक्योरिटी, फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट मैनेज किए जाते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर को जो चाहिए वो आप डिलीवर कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आप इन्वेस्टमेंट को ही बैंकिंग का रूप दे देते हैं। अकाउंटिंग प्रोफेशनल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं या फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, और जिस पर्सन ने एमबीए कर रखा है फाइनेंस के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। और ये क्योंकि फंड्स मैनेज करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं, तो ये स्टडी करते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स कहाँ बेनिफिशियल होंगे, और वो उसको प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ लगाने से ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। ये अगेन क्योंकि आप प्योरली आपको स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसके अंदर आपको जॉब मिलना बहुत आसान है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हैं। जब एक इंसान को अपना या कंपनी को अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है कि वो किस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करे कि मैक्सिमम रिटर्न्स उनको मिल सके, वो जनरली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का सहारा लेते हैं कि वो उनके कंपनीज की चीजों को डिजाइन कर दें और उनकी कंपनीज की पॉलिसीज को और एक गवर्नमेंट की फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज को देखते हुए क्या गवर्नमेंट में और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ग्रोथ में, एनवायरमेंट में किस तरह चल रहा है, उस तरह से वो पूरा स्टडी करके इन्वेस्टमेंट्स को आपके स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, यानी कि आपको बताते हैं कहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, उस तरीके से ही आप अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करिए। स्टॉक ब्रोकिंग, आज क्योंकि आप पूरे स्टडी कर रहे हैं कैसे कैसे कौन से इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो ऑब्वियसली आप स्टॉक तो पढ़ेंगे, क्योंकि आप या तो म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप स्टॉक ब्रोकिंग का, जब आपको पता है कि कौन से शेयर ऊपर जा रहे हैं, कौन से नीचे आ रहे हैं, तो आप स्टॉक ब्रोकिंग में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको सजेस्ट करते हैं अबाउट म्यूचुअल फंड एंड अबाउट स्टॉक्स। तो ये डेफिनेटली उनको सजेस्ट करके बता सकते हैं कौन सी कंपनियां बेनिफिशियल है। और बड़े बड़े बैंकों में इनके अपने डिवीजन होते हैं, और इसके अंदर आप बीएफएम यानी बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट का कोर्स कर सकते हैं, या फिर बीएफआईए यानी बैचलर्स इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं। इसमें छोटे वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, प्रोफेशनल और वोकेशनल। प्रोफेशनल कोर्स कहाँ है, जो हाँ ऊपर आप पढ़ रहे हैं बीएफएम या बीएफआईए, यानी बैचलर्स की डिग्री मिल रही है आपको, तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, या डिग्री मिलती है आपको। और सर्टिफिकेट कोर्स में डिग्री नहीं मिलती है, छोटे कोर्स होते हैं। आप 6 महीने के, साल भर का कोर्स करके सेम कोर्स का काम कर सकते हैं, बट आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसके अंदर आप एक डिग्री होल्डर नहीं कहलाएंगे, इनको वोकेशनल कोर्स कहा जाता है। ये कोर्सेज हो गए जैसे एनएससी एकेडमी मॉड्यूल्स एनसीएफएम के द्वारा, या आईआईबीएफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस के द्वारा आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हैं। बैंकिंग, नाउ बैंक्स अगेन यूज लॉट ऑफ, बैंक का तो पूरा काम ही पैसे का लेन देन, तो ऑब्वियसली जो भी नंबर्स के गेम में अच्छा काम कर सकते हैं, मैथ्स जिन्होंने दी है 11वीं 12वीं में, वो बैंक्स के अंदर जरूर नौकरी ले सकते हैं। बैंक्स पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। पब्लिक बैंक क्या हो गए, जैसे हमारा एसबीबीजी हो गया, स्टेट बैंक के बैंक्स हो गए, जो हमारे पर्टिकुलर पंजाब एंड नेशनल बैंक पीएनबी हो गया, जो पब्लिक बैंक हो गए हमारे पब्लिक से रिलेटेड। और प्राइवेट जैसे आपका आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आपके छोटे बैंक भी हो गए, आजकल कई तरह के बैंक हो गए जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई हैं। आज आपके बंधन बैंक आ गया है आपका, अगर आप देखिए जो ये इस तरह के फाइनेंशियल कंपनीज है जिन्होंने अपने आप को बैंक का नाम दे दिया है, पर एक्चुअली वो बैंक नहीं है, बट दे आर फाइनेंशियल कंपनीज, बट दे आर कॉल्ड, दे आर ट्रीटेड लाइक मिनी बैंक्स। अब इसके अंदर आपके पब्लिक बैंक्स में आपके इन सभी बैंक के अंदर पेमेंट बैंक्स भी होते हैं, जैसे कि गूगल पे हो गया, आपका फोन पे हो गया। माइक्रो फाइनेंसिंग क्या है, दोज वर्क विद एमएसएमई लाइक बंधन बैंक एंड नॉन बैंकिंग एनबीएफसी। ये देखिए सारे ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये आपके हो गए जो बैंकिंग सर्विसेज में आप रिक्रूटमेंट बोर्ड में आप जा सकते हैं, एसबीआई में पीओ क्लर्क द्वारा, आईबीपीएस, आरबीआई और नाबार्ड के अंदर भी आपको नौकरी मिल सकती है। और डिफरेंट तरह के जो ये बैंक है आपको बताए गए, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, पेमेंट बैंक यानी जैसे आपके फोन पे, गूगल पे हो गया। माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक कौन से हो गए, जो बड़े बड़े एमएसएमई से काम करते हैं, लाइक बंधन बैंक।
और एनबीएफसी होगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे आपके बजाज का फिनकॉर्प हो गया, मुथूट लोन हो गया। ये लोन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट चीजों के लिए, इसलिए इनको बीएफ कहा जाता है कि फाइनेंशियल कंपनी है पर बैंकिंग के थ्रू नहीं करते हैं। इसमें आपके डिफरेंट जॉब्स जो आपको मिल सकते हैं वो आपको क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर, बैंक मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, क्रेडिट रिसर्च वर्कर, टेलर, लोन प्रोसेसर, पब्लिक सेक्टर में आप भी काम कर सकते हैं। और आप ये जैसे आपका इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल प्रोफेशनल सर्विसेज है जो आईबीपीएस है, या फिर नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। आप इन क्षेत्रों में बीकॉम करके एंटर कर सकते हैं, तो आप बैंकिंग का एज अ प्रोफेशन, एज आपका करियर देख सकते हैं। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट के बारे में हम बहुत सुनते हैं, बड़े सारे मैनेजमेंट कोर्सेज आजकल कॉलेजेस में अप्लाई होते हैं, बीबीए, बीबीएस, बीएमएस। बीबीए क्या होता है? बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीएस यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज, एंड बीएमएस यानी बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो ये आप कोर्सेज कर सकते हैं विभिन्न कॉलेजेस से, और आप सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड आईटी, सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी, फैमिली बिजनेस एंड फॉरेन ट्रेड के अंदर आप मैनेजमेंट का कोर्स करके अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर आपको आपके इन डेप्थ नॉलेज मिलती है कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए, और आपके बिजनेस रिसर्च को कैसे यूटिलाइज किया जाए, और इकोनॉमिक्स को कैसे अप्लाई करके आप कोई भी तरह की कंपनी में काम कर सकते हैं। इसका फ्यूचर क्या है? क्रिप्टो करेंसीज। अब हम बहुत सुनते हैं आजकल बिटकॉइंस के बारे में, तो मैनेजमेंट के अंदर क्योंकि नई तरह की हम सारी चीजें पढ़ते हैं, इट्स अ रिसर्च वर्क आल्सो ऑन दीज थिंग्स, तो इसलिए हम जो न्यू चीजें आ रही हैं जैसे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, उनके बारे में भी हमको पता चलता है जब हम इसको स्टडी करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनके बारे में पता करके अच्छे से अच्छा आगे क्षेत्र देख सकें। फॉरेन ट्रेड, इसमें जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डील करते हैं ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के बारे में, देखिए कई बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में जाएं, तो वो फॉरेन ट्रेड का क्षेत्र चुन सकते हैं, जहां पे एक्सपोर्ट यानी हम अपनी कंपनी से कुछ बाहर भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पोर्ट से बाहर। इम्पोर्ट यानी पोर्ट से अंदर, यानी कहीं से कुछ माल मंगा के आप अपनी कंट्री में उसको रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं या फिनिश प्रोडक्ट मंगा रहे हैं और उसको सेल करेंगे, तो वो इम्पोर्ट हो गया। उसमें भी आप काम कर सकते हैं। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन में आप काम कर सकते हैं। टॉप कॉलेजेस क्या है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में? एसआरसीसी, एलएसआर, श्री वेंकटेश्वरा, हंसराज दिल्ली में, डीयूटी में। आजकल देखिए आज आपके दिल्ली के सारे कॉलेज में आपके एग्जाम होते हैं सीयूईटी का, जो कि कॉमन यूनिवर्सल एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके थ्रू आप दिल्ली के कॉलेज में एंट्रेंस दे सकते हैं। कॉमर्स कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज, महारानी कॉलेज जयपुर में जो है, उनमें जो ज्यादातर स्टेट कॉलेजेस हैं उनमें आपका मेरिट लिस्ट पे आपको एंट्रेंस मिलता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आपका सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम चलता है। महाराजा सैयदराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा के अंदर आपका एमएसयूसीसी का एंट्रेंस टेस्ट होता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में भी आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो आप देखिए ज्यादातर कॉलेज आजकल अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम देके ही कॉलेज में प्रवेश देते हैं, पर फिर भी आपको 12वीं में कम से कम 60% अंक चाहिए, नहीं तो आप कॉलेज के एडमिशन टेस्ट में पास होने के बाद भी आपको एडमिशन मिलने मुश्किल हो सकती है। अब आपका गृह कार्य आज होगा कि आप अपनी पंख डायरी में यूपी करियर पंख पोर्टल से संबंधित 3 करियर विकल्पों का अन्वेषण यानी पूरी स्टडी करें और अपनी पंख डायरी में उनके बारे में लिखें। पर ये है क्या यूपी पंख पोर्टल? चलिए हम देखते हैं कि यूपी पंख पोर्टल क्या है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा एक यूपी पंख पोर्टल का मैं आपको यूपी पंख पोर्टल के बारे में डैशबोर्ड दिखाना चाहूंगी, जहां से आप देख के आपको पता चलेगा कि मुझे मेरे पंख पोर्टल पे जाने के लिए इस तरह से आगे प्रवेश करना होगा। आप यूपी आपके
आपको बताया जाएगा कि आप यूपी पंग पोर्टल डैशबोर्ड पे आप ऑनलाइन जाएं और उस पे आप इस तरह का आपको डैशबोर्ड का आपको मेन स्क्रीन बोर्ड दिखेगा। यहाँ पे छात्र का यूनिक आईडी है, इसके अंदर यूनिक आईडी के अंदर आप अपने स्कूल से आपको पता चल जाएगा कि आपका आईडी क्या है। तो आपका आईडी आपको जो स्कूल वाले आपके देते हैं उस आईडी से आपको लॉगिन करना है। मैं इस वक्त मेरे आईडी से लॉगिन कर रही हूँ और आप अपने स्कूल के आईडी से लॉगिन करके इसमें प्रवेश कर सकते हैं। पासवर्ड सभी बच्चों का एक होता है, 1 2 3 4 5 6 और फिर आप ये लॉगिन करने का जब करेंगे क्लिक तो देखिए ये यहाँ लिखा है, ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है बीकॉम बीबीए बीए इकोनॉमिक्स आफ्टर 12th के लिए। यहाँ पर अब ये देखिए यहाँ पे ये आपको हिंदी में दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती है कि पंख पोर्टल हमारा विभिन्न भाषाओं में आप एक्सेस कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी। तो हम अभी यहाँ पे हिंदी में देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो नए तरह के करियर है उनके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद हम जब नीचे इसके अन्वेषण करेंगे तो यहाँ पर गणित के संबंधी जानकारियों के लिए विकल्प क्या क्या है वो हम देख सकते हैं। और हम जब आगे जाते हैं तो यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं कि हम कौन से करियर के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा करियर, करियर के बारे में, छात्रवृत्ति, कॉलेज और परीक्षा। तो चलिए हम करियर का ऑप्शन देखते हैं। तो करियर का अगर मैंने विकल्प को प्रेस किया तो इस तरह का स्क्रीन खुल जाएगा कि मुझे क्या तरह का कौन से कोर्स में आगे जाना है। जैसे कंपनी सेक्रेटरी है तो मैंने यहाँ पे ये प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंग्लिश जगह इसको हिंदी में मैं प्रेफरेंस लैंग्वेज डाल सकती हूँ। तो ये पूरा मेरा करियर पोर्टल हिंदी में खुल जाएगा। अब देखिए ये वास्तव में है क्या कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, इस प्रवेश कैसे कर सकते हैं, इसमें हमें क्या कैसे हमें 12वीं में अंक चाहिएगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है क्या, इसमें मौद्रिक लाभ कितना होगा, मैं कितना पैसा इसमें कमा सकती हूँ, इस करियर में कितना खर्च आएगा पढ़ने के लिए, ये मुझे करियर में अवसर क्या क्या देगा, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी इसमें या बढ़ पाऊंगा, इसमें शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए मुझे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व यानी टेस्टिमोनियल्स भी है कुछ लोगों के जिन्होंने ऑलरेडी इस क्षेत्र में पढ़ाई करी है कि वो कैसे उन्होंने करके क्या क्या किया, दिव्यांगता संबंधी योग्यता क्या है, रोजगार के अवसर क्या है, करियर प्रोफाइल कैसे बनेगी, आवश्यक दक्षताएं क्या है और कितने किए जाने वाले कार्य क्या है। तो ये आप सब चीज इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं और पढ़ के आप समझ सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता क्या है और किस तरीके से इस कोर्स में आप जा सकते हैं और आप आगे बढ़ के इसी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो आप अपने पंख डायरी में आपके 3 तरह के करियर दिखेंगे कि पहला मैं करियर क्या बनना चाहूंगी या चाहूंगा, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है। और तीनों के बारे में आप देखिए पंख आपकी पंख डायरी में पोर्टल से देखिए कि आपको क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको कितने प्रतिशत अंक चाहिए, उसका एंट्रेंस एग्जाम कब है और आपको कितना उसमें इतना खर्च करना पड़ेगा। और अगर कोई उसमें आपको छात्रवृत्ति मिले तो वो भी लिख लीजिए। तो आप पूरी तरीके से तैयारी कर पाएंगे क्योंकि आपके पास सारा एक पेज पे तैयार है कि भाई मुझे क्या क्या करना है, इस कॉलेज में जाना है, ये मेरा करियर है, ये कॉलेज चाहिए, ये एग्जाम है, ये पढ़ाई करनी है, ये स्कूल है, सब आपके पास एक पन्ने पे सब चीजें अच्छे से आप देख पाएंगे। इसलिए ही ये बहुत जरूरी है कि आप डैशबोर्ड ठीक से पढ़ें और समझें। अगर हम इसमें वापस जाते हैं पीछे तो देखिए हमने यहाँ पर ये करियर टाइप दिखा रहा है, प्रोफेशनल करियर चाहिए, वोकेशनल चाहिए, आप क्या कौन से का कोर्स करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रोथ लेवल कैसा चाहिए आपको, कितनी तेजी से आपको ग्रोथ चाहिए ऐसे सब आपको अपने क्वेश्चन पूछेगा। आप ये सब चीजें भर देंगे अपनी खुद की डिटेल्स तो आपको ये आपके ही अकॉर्डिंग सुझाव देगा कि आप क्या क्या कौन से करियर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने डाला इस यहाँ अगर प्रेस करते हैं तो पर्सनल इन्फो आती है, जहाँ पर एक बच्चे का नाम भरा हुआ है पीयूष, ये कौन सी कक्षा में है, तो सब पे आप इसमें भरेंगे कि आप कौन सी कक्षा में हैं,
आपके क्या सब्जेक्ट है, क्या स्ट्रीम है, क्या जेंडर है, क्या यूनिक आईडी आपका, और हॉबीज क्या क्या है। ये आप प्रोफाइल भर देंगे तो वो आपको आपके ही अनुरूप करियर दिखाने की कोशिश करेगा। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने जो करियर के पीसेस शॉर्टलिस्ट करे फेवरेट, वो देख सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी करियर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये आपका होम है जहाँ पे आके आप वापस अपनी खोज शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आप कोई भी कॉलेज करियर के बारे में आप आराम से यहाँ आपके डैशबोर्ड पे जाके समझ सकते हैं, और इससे आपको आगे बहुत सहायता मिलेगी। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो बच्चे मेरी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप मेरे लिए नहीं करेंगे बच्चों, ये आप अपने लिए करेंगे, क्योंकि इससे फायदा केवल और केवल आपको मिलेगा, आपका करियर बनेगा। इसलिए सारे बच्चे ध्यान से जाके अभी के अभी डैशबोर्ड का आईडी अपनी मैडम से लेवें, और डैशबोर्ड का आईडी लेके आप पासवर्ड डाल के वहां पर देखें कि आप क्या क्या चीज कर सकते हैं, और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और आप इजीली जाके अपने करियर के बारे में ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये मेरा आज का सेशन का रहेगा। आप में से कोई बच्चे अगर कुछ क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हैं तो मैं उनको आंसर करना चाहूंगी, जिससे वो बच्चे कोई भी अपनी क्वेरी हो वो मुझसे पूछ के हम आगे कोई बात कर सकते। थैंक यू अंकुर मैम। मैम एक दो चीजें और हैं जो मैं चाहता हूं कि आप बच्चों के लिए क्लियर करें। अच्छा। पहला ये कि कॉमर्स जब बच्चे 11th क्लास में होते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कॉमर्स विद मैथ्स में आपके ऑप्शंस हैं और कॉमर्स विदाउट मैथ्स अलग ऑप्शंस भी होते हैं। हाँ जी। सो यहाँ पे बच्चे इस चीज को किस तरीके से समझें, क्योंकि कई बच्चे सिर्फ ये समझ के मैथ्स नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता और आसान हो जाता है। बट हाँ। कई बार ये होता है कि जब वो बिना मैथ्स लिए भी ऐसे कोर्सेज में जाते हैं जहाँ पे किसी वहां पे मैथ्स को या स्टैटिस्टिक को पढ़ना पड़ता है, दो हाँ। उन्होंने 11th-12th में नहीं पढ़ा, तो काफी मुश्किल होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या गाइड करेंगे कि अगर आगे कोई वो ऐसा कोर्स करना चाह रहे हैं जहाँ पे उन्हें मैथ्स या नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा, बट 11th-12th में नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें लेना चाहिए वो मैथ्स या फिर बाद में वो कर लेते हैं मतलब? हाँ, थैंक यू। देखिए, पहली बात, अगर आप लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके लिए ऑप्शंस काफी खुल जाते हैं। बट फिर भी कई बार बच्चों ने 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं ली होती है, तो आप कई ये ऐसे बच्चे होते हैं जो आगे कॉलेज में आपको चाहिए मैथ, पर आपने 11वीं 12वीं में अगर नहीं पढ़ी है, तो आप एक अलग से मैथ्स का ओपन यूनिवर्सिटी से मैथ्स को ऑप्ट कर सकते हैं, और ओपन यूनिवर्सिटी में छठे सब्जेक्ट की तरह आप बोर्ड के पेपर के टाइम पे मैथ्स ओपन यूनिवर्सिटी से दे सकते हैं एग्जाम। क्योंकि अगर आप वो दे देंगे तो आपके कई सारे क्षेत्र ओपन हो जाएंगे, कई सारे कॉलेज ओपन हो जाएंगे। इसलिए मैथ्स को अवॉइड मत करिए। आज आपको लगता है डिफिकल्ट है, मैं बिल्कुल मानती हूँ मैथ्स 11वीं 12वीं का थोड़ा डिफिकल्ट है, और कई चीजें ऐसी भी है उसके अंदर जो केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को काम आती है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। क्योंकि जब मैंने भी मैथ ली थी 11वीं 12वीं में, तो मानिए बच्चों मेरी बात कि मैं 70% टाइम मेरा केवल मैथ्स पढ़ने में व्यतीत करती थी, और 30% टाइम बाकी सब्जेक्ट पढ़ती थी। बट इट रियली प्रूव्ड हेल्पफुल, मुझे बहुत काम आई वो 11वीं 12वीं की मैथ से। आज मैं कुछ भी बच्चों, कोई भी तरह की मैथ पढ़ा सकती हूँ। अब मुझे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता है। अगर मैं एक टीचर भी हूँ आज, तो मुझे वो 11वीं 12वीं की मैथ बहुत काम आई। मैं आप कुछ भी टॉपिक आप मुझे मैथ्स का दीजिए, पॉलिनोमियल दीजिए, फैक्टराइजेशन चाहिए, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स दीजिए, अब मुझे कुछ डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मैंने उस मैथ्स को डिटेल में उस वक्त पढ़ा। बट अगर आप ऑलरेडी 11वीं 12वीं में है और नहीं पढ़ा है, तो ओपन स्ट्रीम से ले लीजिएगा, आपको वो हेल्पफुल रहेगी। मैं आपको जरूर से बोलना चाहूंगी कि आप चाहे इसका ओपन एग्जाम ही दे दें, बट ये आप जरूर दे दें, जिससे आपको कई करियर ऑप्शंस में आपको सहायता मिलेगी। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड। कई बच्चे जो 11वीं 12वीं में ह्यूमैनिटीज में है या साइंस में है और मैथ्स है उनके पास,
सो वो बच्चे अगर बाद में 12वीं के बाद चाहते हैं कि वो साइंस स्ट्रीम से नहीं बट कॉमर्स स्ट्रीम से ही कुछ करें, जैसे आपका BBA हो गया या VFIA हो गया, सो वो बच्चे कर सकते हैं ये सारे कोर्सेज? हाँ जी अनस, देखिए ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हमारे पास स्ट्रीम चेंज करना, देखिए आज हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो हमें काफी सारे सब्जेक्ट ऑप्शन देती है। अगर आप उन सब्जेक्ट ऑप्शन की तरफ से देखें तो सरकार तो हमें ये भी अलाउ करती है कि आप फिजिक्स के साथ में साइकोलॉजी पढ़ सकें 11वीं 12वीं में, आप साइंस के सब्जेक्ट के साथ कॉमर्स और आर्ट्स का तीनों के कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ सके। बट क्योंकि ऐसे प्रतिशत बच्चे जो ये तरह के कॉम्बिनेशन कम लेते हैं, इसलिए हमारे स्कूल बहुत सारे कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं करते, क्योंकि क्लासेस नहीं बन पाती हैं। अगर मैंने एक सेक्शन बनाया 11वीं में जिसमें बच्चों ने, एक बच्चे ने फिजिक्स ले सकी, साइकोलॉजी ले रखी है, एक ज्योग्राफी ले रखी है, हिस्ट्री लगी, तो अगर तीनों सब्जेक्ट को मिला के कुछ सब्जेक्ट बना के ले रखा है तो वो एक सेक्शन ही नहीं बन पाएगा। इस कारण से बहुत सारे स्कूल बहुत सारे कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं करते हैं। बट आप फॉर श्योर 12वीं में जाके, 12वीं के बाद कुछ भी ऑप्शन में आप कोर्स में जा सकते हैं। बट अगर आपने IIT में जाना है तो डेफिनेटली 11वीं 12वीं में साइंस पढ़नी जरूरी, क्योंकि टेक्निकल जो आपको क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, वो आप अपीयर होना बहुत मुश्किल है आपके लिए। बट अपीयर आप हो सकते हैं अगर आपको BBA करना है, आपको BFM करना है, आपको BCM करना है, आप फॉर श्योर साइंस के स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज के हो, आप उन कोर्सेज को कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी क्योंकि आपने अपना करियर पहले नहीं सोचा था, बट कई बार आपको बाद में रियलाइजेशन होता है नहीं मेरा करियर इस दिशा में जा रहा है, मुझे इस चीज का शौक ज्यादा हो रहा है, तो आप 12वीं के बाद कर सकते हैं और जरूर करिए। क्योंकि अगर आपको करियर उस दिशा में ले जा रहा है तो उसको अवॉइड मत करेगा ये सोच के कि मैंने तो 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ा है, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी बच्चों। ऑब्वियसली बात, जो बच्चों ने 11वीं 12वीं में अकाउंट्स पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, उनके लिए थोड़े कॉन्सेप्ट आसान होंगे, बट आप कर सकते हैं। आपको कॉलेज मना नहीं करेगा, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। पर मैथ फिर भी मैं बोलूंगी ओपन ऑप्शन लीजिए, क्योंकि उससे आपको कई चीजों की सुविधा मिलेगी। थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चंस? ऐसा क्वेश्चंस नहीं है मैम, बट मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि यहाँ जो बच्चे हैं हमारे, वो सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं। कई बार ये होता है कि जैसे आज भी आपने बताया और बच्चों को पता चलता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट बैंक की बात की, आपने CA की बात की, CS की बात की, तो उन्हें लगता है कि शायद ये मेरी पहुंच से थोड़ा दूर है। और जो मेरी आसपास की ज्योग्राफी में प्रोबेबली BCom कोई कॉलेज करा रहा है, या कुछ आर्ट्स में ही चले जाते हैं बहुत से बच्चे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। इन बच्चों के लिए आप क्या तरीका बताएंगे? क्योंकि हमने पोर्टल दे दिया है, जानकारी इनके पास है, आपने फिर से आज पोर्टल को दिखाया बच्चों को, उन्हें एनकरेज किया कि उस पर जाएं। इसके साथ साथ पंख डायरी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें आपने आज होमवर्क भी दिया कि सारे बच्चों को कम से कम 3 करियर ऑप्शन जो उन्हें लगते हैं उनके लिए सही हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके डायरी में लिखें एंड पोर्टल पे जाके उसके बारे में और जानकारी देखें। तो आपको कोई 3 ऐसे स्टेप बताइए बच्चों के लिए जो अभी 12th में हैं, क्योंकि 12th के बोर्ड एग्जाम अगले 3 महीने में है, और इनके लिए इमीडिएटली इन्हें डिसाइड करना है आगे क्या करना है, कि किस तरीके से सिंपल 3 स्टेप में ये एक बेटर करियर ऑप्शन अपने लिए ढूंढ सकते हैं अब इस स्टेज पे, क्योंकि अभी तक हम एज्यूम कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों ने प्लान नहीं किया होगा। हाँ, थैंक यू ना। देखिए 3 स्टेप अगर मैं जो देना चाहूंगी, जो गुरु मंत्र कहते हैं, सबसे पहले आप अपने आप को स्थिर करके बच्चों अपना करियर पहले खुद सोचे। आप चाहे डैशबोर्ड देखें, जैसे मैंने बताया पंख डायरी है, सबसे पहले आप अपनी पंख डायरी लिखिए। आपको इसमें आधे घंटे का वक्त भी लगेगा अगर आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, आप किस करियर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, पहले आप वो लिखिए। देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या सर जैसे बता रहे हैं कि कई कोर्सेज हो सकता है आपके आसपास नहीं, बट आपके आसपास जो भी चीजें आपको दिख रही है ना, वो कोर्स आपके आसपास कोर्स उपलब्ध है। क्योंकि वो जो चीज आपके
घर के आसपास, आपके शहर के आसपास जो भी लोग कार्यरत हैं वो ज्यादातर आप ही के आसपास के क्षेत्रों से पढ़े हुए, या फिर उन्होंने कुछ एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑनलाइन कर लिया है। देखिए, अगर आपकी पहुंच है, आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं पढ़ सकते तो कभी मायूस मत हुईजिए जिंदगी में, क्योंकि आजकल बहुत सारे कॉलेज ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, छोटे छोटे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हो रहे हैं, और आप उन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को अपनी डिग्री में ऐड करके अपने आप को उस प्रोग्राम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आप अगर पहली स्टेप में अपनी पंख डायरी लिखेंगे डैशबोर्ड को देख के, तो आपके लिए क्लियर होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा, जो बच्चे 12वीं में अभी ऑलरेडी हैं, क्योंकि 3 महीने ये बोर्ड की परीक्षा में, और अब कुछ सब्जेक्ट होंगे जो आपने लिखा है पंख डायरी में कि मुझे ये करना है, पर ये सब्जेक्ट नहीं अवेलेबल, तो चिंता मत करिए, एग्जाम दीजिए बोर्ड का अच्छे से। और फिर जो सब्जेक्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं था या आप नहीं कर पाए, उसका ओपन एग्जाम की तैयारी आप करेंगे। और तीसरा, आपको जब आपके बोर्ड परीक्षा हो जाए तो उस ओपन एग्जाम को देख के आप अपने करियर के साथ क्या एड ऑन करना चाहेंगे, कौन से कॉलेज में प्रवेश लेना है, वो कॉलेज में प्रवेश लीजिए अपनी डिग्री के साथ, और उसके साथ जो भी वोकेशनल प्रोग्राम ऐड करना है, या शुरुआत के दिन से अगर आपको कोई इंटर्नशिप करनी है। कॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, तो अगर आप उस वक्त अपने करियर के अंदर थोड़ी बहुत इंटर्नशिप ऐड कर देंगे। इंटर्नशिप क्या होती है? जहां जाके आप उस तरह का जॉब या प्रोफेशन या बिजनेस जो आप करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आप क्षेत्र पे जाके, उस स्थल पे जाके वहां पे हेल्प करा सकें, चाहे आपको कोई पेमेंट दे या नहीं दे। आप फ्री में आके काम कर रहे हैं, पर आप उस करियर के बारे में तो समझ रहे हैं ना कि इस करियर में है क्या। तो आप वहां जाके कुछ नौकरी थोड़ी बहुत करेंगे, वो इंटर्नशिप आपको बहुत बेनिफिट करेगी उस कोर्स को ठीक से समझने में। तो आपके लिए ये गुरु मंत्र होगा कि सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करके अपना करियर ऑप्शन सोचें। दूसरा, पंख डायरी बनाएं। तीसरा, आपको अपने आसपास जो भी एग्जाम आपका, जो पेपर आप नहीं दे पाए हैं, उसका ओपन एग्जाम देवें। और एक और चीज होगी, जो आप इंटर्नशिप करें उस क्षेत्र में, जिससे आपको उस क्षेत्र में बेहतर बनने का मौका मिल सके। ग्रेट मैम। सो सभी बच्चे, मैम ने जैसे अभी 3 चीजें बताई। पहली चीज ये कि अपने एग्जाम से फोकस करें, और उसके साथ साथ क्योंकि वे बहुत सही टाइम पे आपको लोगों को टूल मिला है करियर पोर्टल का, तो उसका इस्तेमाल करें। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके हाथ में फोन है, इंटरनेट है, आप जरूर इस पोर्टल पे जाके करियर ऑप्शंस को देखें, और जो जो करियर ऑप्शन आपको लगता है आपके लिए ठीक है, उन्हें अपनी पंख डायरी में लिखें। और उसके बाद उसके बारे में और पढ़ें। आप पोर्टल पे भी पढ़ें, पोर्टल के बाद इंटरनेट पे भी बहुत सारी जानकारियां होती हैं जो आपके कॉन्टेक्स्ट के स्पेसिफिक, आपकी ज्योग्राफी के स्पेसिफिक जानकारियां भी मिल जाएंगी। उन पे जाइए। जैसे मैडम ने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसा कॉलेज टारगेट करो जहाँ पे प्रोबेबली आप अभी नहीं जा सकते हैं, कई लिमिटेशंस हैं आपके खुद के। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आगे अगर आपको कुछ और करना है तो वो आप नहीं कर सकते। तो आपको जो भी कॉलेज आपके आसपास है, अगर आपको लगता है कि आपको वहीं पे पढ़ना है, तो आप वो कॉलेज आइडेंटिफाई करो, बट कॉलेज का एक्सपीरियंस अपने लिए बढ़िया बनाओ। जैसे मैडम ने बोला कि आप जिस भी कॉलेज में है, चाहे आप टॉप कॉलेज में है, अपने सिटी के टॉप कॉलेज में है, डिस्ट्रिक्ट के टॉप कॉलेज में, या बॉटम कॉलेज में है, लेकिन उन 3 सालों को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, वो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप और चीजों का भी इस्तेमाल करें, जैसे कि आपके आसपास टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं। अभी ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसे अच्छे से अपने काम में लाएं और आगे बढ़ें। खासकर जो बच्चे 12th में, 11th के बच्चे जो अभी आज जुड़े होंगे, जिनके पास कॉमर्स है, वो अपने करियर को बहुत ही अच्छे से प्लान कर सकते हैं, उनके पास काफी टाइम है। और सबसे बड़ी चीज है, इस पोर्टल पे एक स्कॉलरशिप सेक्शन है, जिसपे बारे में मैडम ने बताया, हम बार बार बता रहे हैं। उसको आप लोग जरूर एक्सप्लोर करो। जैसे आप कॉलेज में देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या प्रोसेस है एक स्कॉलरशिप को लेने के लिए, मतलब एक कोर्स में जाने के लिए। सिमिलरली स्कॉलरशिप को लेने के लिए भी
क्या एक प्रोसेस रहेगा और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, किस तरीके का मतलब कोई एग्जामिनेशन है या कंपटीशन है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो वो आप अभी से देखिए और उसकी तैयारी शुरू करिए, जिससे कि आपके जो सपने हैं उन्हें अच्छे से पंख मिले और अच्छे से आप उड़ पाओ। और इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। मैडम, अगर आपके पास कोई मतलब आखिरी कमेंट है आप दे सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल बोलना चाह रही थी। थैंक यू अनस। सो एक बच्चों एक चीज और है कि आपको डैशबोर्ड पे बेटा एक चैट ऑप्शन मिलेगा, तो वहां आप हमारे काउंसलर से भी चैट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई आज आप अभी नहीं पूछ पाए, तो डैशबोर्ड पे भी आपके पंख, जब यहाँ पे आप अपने पंख उड़ाने की तैयारी कर, अंकुर मैम, सॉरी, यू आर मिक्सिंग इट विद अदर पोर्टल। ये चैट ऑप्शन नहीं है इस पोर्टल पे। ओके, कोई बात नहीं, आप हमें लिख सकते हैं बेटा। अगर आपको कुछ भी चीज आपको फिर भी पूछनी हो, आप अपने स्कूल में अपने टीचर्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। और आप अगर लिख के भेजेंगे हमें, तो उनका आंसर हम जरूर करने की कोशिश करेंगे कि आप कुछ ऐसा समझना चाहते हैं कि भाई आज आपको इसके लिए कोई ऑप्शन चाहिए, तो आप उसमें जरूर हमें पूछ सकते हैं। तो मैं आप सभी को बहुत गुड लक देना चाहूंगी, और आई होप आप अपने पंखों की उड़ान भर के अपने स्वप्न पूरा कर सके, और आपको ये जो ये क्यूपी आपका डैशबोर्ड है ये बहुत काम आए, एंड आप इससे बहुत सक्सेसफुल हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you so much, Ankur ji. Thank you, Rishit. Thank you, Rajesh ji. Thank you so much. So we are closing the session, right? Thank you. थैंक यू। थैंक यू रवि जी, थैंक्स अ लॉट।